बेटा आज का हमारा टॉपिक है बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो कल मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पे बाईमोलिक्यूलर का मतलब क्या है। साथ साथ आप लोग नोट डाउन करें। हमने एक सिंपल सी रिएक्शन ली, मान लो कंसीडर ए रिएक्शन है हमारी आर एक्स आपका क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। साथ में हमने लिया OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव यहाँ पे किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। ये OH नेगेटिव यहाँ पे किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एक्स हटके क्या आएगा, OH, ये हो जाएगा R OH प्लस में क्या निकल गया, एक्स नेगेटिव निकल गया। तो अब अगर बेटा हम इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं, ठीक है, कि जो इस रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड RX एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। बेटा रेट यहाँ डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे भी, साथ में कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के concentration of Rx into concentration of OH नेगेटिव। तो अब आपको समझ में आया कि इस रिएक्शन को बाईमोलिक्यूलर क्यों बोलते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। इट इज कॉल्ड बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। इसको हम बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज rate of reaction depends on concentration of both reactants. Rate of reaction depends on concentration of both reactant. बेटा यहाँ जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड कर रहा है दोनों ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। आप लोग बेटा साथ साथ नोट डाउन करते चले इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड की भी और साथ में आपकी न्यूक्लियोफाइल की भी। ओके, तो बेटा अब इसके बाद हम इसका करेंगे मैकेनिज्म, कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है वो आप देखिए। तो बेटा अभी हम पढ़ रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, ओके। तो हमें ये पता करना है कि इसका मैकेनिज्म होता कैसे है। तो जो SN2 मैकेनिज्म आपका है ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है, सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है इसका। इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। साथ में यहाँ पर जो है ना बीच में फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ बेटा बीच में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन भी होती है। इसका मतलब क्या है बेटा कि ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहां पर पुराने बॉन्ड आपके टूटते हैं और जो नए बॉन्ड है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये एक सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे हमेशा फॉर्मेशन होती है ट्रांजिशन स्टेट की। और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक
न्यूक्लियोफाइल always attack from rear side। बेटे यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो किस पे अटैक करता है, आरएक्स ग्रुप पे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से अटैक करता है, बैकवर्ड साइड से अटैक करता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द रियर साइड। तो ये आपकी कुछ स्पेशल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स थी SN2 मैकेनिज्म की, कि जो आपका SN2 मैकेनिज्म होता है वो सिंगल स्टेप का होता है। यहाँ बीच में फॉर्मेशन होती है ट्रांजिशन स्टेट की, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है फ्रॉम द रियर साइड। ओके, चलिए अब इसका बेटा मैकेनिज्म करते हैं। तो हमने जनरली कोई भी एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लेना है। मान लीजिए मैंने ये लिया CH3Br, ये एक एल्काइल हैलाइड है बेटा CH3Br। अब ये आपको पता है ये पोलर कंपाउंड है, CH3 पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है और Br पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और वो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया मतलब OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव यहाँ पे किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। बेटा ये OH नेगेटिव यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, मतलब अटैकिंग रिएजेंट है। तो इस OH नेगेटिव, OH पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो OH नेगेटिव ने कहाँ अटैक किया, CH3 के ऊपर। तो बेटा आप देखो OH नेगेटिव ने अटैक पीछे की साइड से किया ना, तो यहाँ पर रियर अटैक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रियर अटैक हुआ। हमेशा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका रियर अटैक करता है R ग्रुप के ऊपर। अच्छा अब इससे होगा क्या वो आप देखिए, इससे बेटा फर्क ये पड़ेगा, अब जो ये CH3 है देखिए CH3, ठीक है। तो CH3 और Br के बीच का जो ये बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाएगा। CH3 और Br के बीच का बॉन्ड आपका टूटना शुरू हो जाएगा, और साथ में CH3 और OH में एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। बेटा इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें, यहां मैंने क्या किया है, यहाँ पर CH3 जो था इस पे अटैक हो रहा है OH नेगेटिव का। अब अटैक होने का रिजल्टेंट आपका क्या आया, हमने ये देखा कि जो CH3 और Br के बीच में जो ये ओल्ड बॉन्ड था, पुराना बॉन्ड था, ये बॉन्ड अब डिसोशिएट होना शुरू हो गया है। CH3 और Br के बीच में जो आपका ओल्ड बॉन्ड था वो डिसोशिएट होना शुरू हो गया है, और CH3 और OH में एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। तो जिस स्टेज पर बेटा पुराने बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाए और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो जाए, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये है अपनी बीच में क्या बनी बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बनी। बेटा ट्रांजिशन स्टेट क्या होती, एक्टिव स्टेट होती है जहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन डिसोसिएशन होता रहता है, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे क्या होगा देखिए, लास्ट आपका प्रोडक्ट क्या होगा कि जो ये CH3 और Br के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, और जो ये आपका नया बॉन्ड बन रहा है CH3 और OH में ये कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बेटा, ये है CH3, इसमें ये नया बॉन्ड बन गया OH के साथ, तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया CH3OH, प्लस में क्या बाहर निकल गया Br नेगेटिव, प्लस में क्या बाहर निकला बेटा Br नेगेटिव। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया। अब देखिए इन तीनों बातों को ये फॉलो कर रहा है ना, मैंने पहली बात बोली ये सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है। तो आप खुद देखो बेटा ये एक ही स्टेप का मैकेनिज्म है ना, एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरी हुई, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, उससे ट्रांजिशन स्टेट बनी, उससे आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है। अगली स्टेज ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो आप देखिए बीच में यहाँ पे क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट भी बना। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑलवेज कहाँ से अटैक करता है, रियर साइड से। तो आप खुद देखिए बेटा यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है इसने कहाँ से अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम रियर साइड। ओके, तो ये आपको बेटा एग्जाम्पल है वो समझ में आ गया, कर लोगे ना बेटा। सब बच्चे काम करें, अपनी वीडियोस ऑन करें ताकि मुझे दिखे आप लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। प्लीज बेटा सब बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करें ताकि मैं देख पाऊँ आप लोग कर क्या रहे हो, पढ़ भी रहे हो नहीं। तो इतना आप नोट डाउन कर लें बेटा। ओके, Br था, Br हटके यहाँ पे OH आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए,
अभी मैं इस रिएक्शन को रब नहीं करूंगी, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन कर रही हूँ। ओके, अब इसके बाद आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है। अब आपने एक बात यहाँ पे नोट की हो तो बेटा देखिए, जो ये CH3 था ना, ये CH3, इसमें जो ये Br था, ये Br राइट हैंड साइड में था। अब फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, Br हटके OH आ गया। बेटा Br तो गया बाहर और बदले में क्या आ गया, OH। लेकिन क्या आपने ये देखा, पहले Br लग रहा था राइट हैंड साइड में, अब Br हटके जो OH आया वो लेफ्ट हैंड साइड में आया। मतलब जहां से आपका लीविंग ग्रुप हटा है उसकी उल्टी साइड में नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है। बेटा मेरी बात आप समझ पा रहे हो, लीविंग ग्रुप ये है Br नेगेटिव। Br नेगेटिव क्या है आपका, लीविंग ग्रुप है। और जो ये OH नेगेटिव है ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। OH नेगेटिव इज अटैकिंग रिएजेंट। तो आपने यहाँ पे ये बात नोट की बेटा कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अपोजिट साइड में आके लगा है किसके, लिविंग ग्रुप के। लिविंग ग्रुप था यहाँ पे Br आपका हटा राइट हैंड साइड से, लेकिन बदले में जो आपका अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा वो कहाँ जुड़ा, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या आता है कि जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म follow SN2 mechanism follow inversion of configuration। बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। जो SN2 मैकेनिज्म है वो क्या फॉलो करता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अब इसका मतलब क्या है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन का, इट मींस न्यूक्लियोफाइल, it means nucleophile bonded to opposite side of leaving group। इसका मतलब क्या है बेटा, SN2 मैकेनिज्म में वो क्या फॉलो कर रहा है, इन्वर्जन। बेटा इनवर्स फॉलो कर रहा है, मतलब कि जहां से आपका लिविंग ग्रुप हटा है उसकी अपोजिट साइड में आपका नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है। तो जो SN2 मैकेनिज्म है दैट फॉलो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्डेड होता है कहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। ठीक है बेटा, जहां से लिविंग ग्रुप हटेगा उसकी अपोजिट साइड में आपका क्या आके जुड़ेगा, बोलिए, नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसी भी कंपाउंड का उसे हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। 3D अरेंजमेंट ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म हुआ एंड इट फॉलो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इतना कर लेंगे बेटा, आप साथ साथ नोट डाउन कर लें। इसके बाद देखिए आगे, अब बेटा हम यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हैलाइड हमारे पास टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो उन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना लिया टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड क्या होता है, जिस कार्बन पे हेलोजन हो अगर उसके पास 3 R ग्रुप हो तो वो क्या होता है, टर्शरी। वो क्या होता है बेटा, टर्शरी होता है। ठीक है, तो ये आपका टर्शरी हैलाइड हो गया। जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके पास 3 R ग्रुप है। R ग्रुप का मतलब मिथाइल है, यहाँ पे मे बी R ग्रुप सेम हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका कैसा हैलाइड है बेटा, टर्शरी। ठीक है, चलिए अब मैं एक सेकेंडरी बना लूं, सी पर Cl है। अब सेकेंडरी हैलाइड में क्या होगा, 2 ही R ग्रुप होंगे, तो ये बेटा आपका हो गया सेकेंडरी हैलाइड। आपको ये सब तो पता है ना, जिस कार्बन पे हेलोजन है उस पे 2 R ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी हैलाइड होगा। अब प्राइमरी करते हैं, प्राइमरी में क्या होगा, जिस कार्बन पे हेलोजन है ना
उस पर एक ही आर ग्रुप है, तो ये कैसा हैलाइड हो गया, प्राइमरी। ओके, और लास्ट बेटा मैंने ये लिया फोर्थ, CH3 है, तो जिस कार्बन पे हेलोजन है उस पे एक भी आर ग्रुप नहीं है, तो CH3 कॉमन क्या होता है, मिथाइल। तो मिथाइल को बेटा यहाँ Me लिखते हैं। आपको बेटा एनसीईआरटी बुक में ना बहुत जगह Me लिखा मिलेगा। Me का मतलब क्या होता है, मिथाइल। ऐसे आपको ET दिखेगा, ET का मीनिंग क्या होगा, इथाइल होगा, तो ये आपका मिथाइल है, Me। ओके, इतना आप कर लेंगे बेटा। चलिए अब इसके बाद आप देखिए, आपको ये बताना है इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ठीक है, सबसे फास्ट रिएक्शन यहाँ पे कौन करेगा, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी या मिथाइल, वो आपको देखना है। तो यहाँ बेटा दो फैक्टर काम करेंगे। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। नाम ध्यान आया, कुछ पढ़ा था +1 क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था बोलिए, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, है ना, पढ़ा था ना हमने ये। और ये कब अराइज होता है, जब कार्बन की चेन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान आया आपको। अब इंडक्टिव इफेक्ट बेटा दो टाइप का हुआ करता, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट। दो टाइप हुआ करती ना, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट। +I इफेक्ट कब अराइज होता था, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होता था, और -I इफेक्ट जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता था। ये ध्यान आया आपको बेटा। +I इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता था, और -I इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुआ करता। अब आपको ध्यान है विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन आया करता, जैसे कि CN है, NO2 है, फिनाइल है, ये सब बेटा कैसे ग्रुप हुआ करते, विड्रॉइंग। और रिलीजिंग में क्या आया करते, एल्काइल ग्रुप। क्या आते थे, एल्काइल। तो अब बेटा आप ध्यान से देखिए, इन हैलाइड्स को आप देखिए, आप बता सकते हो ये CH3 तो मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप, ये कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ध्यान आ गया बेटा। CH3 मिथाइल, मिथाइल एक एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। तो बेटा इनका काम तो क्या है, ये जहां भी कार्बन की चेन से जुड़ जाते हैं वहीं पर ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देते हैं। ये जहां भी बेटा कार्बन की चेन से जुड़ जाते हैं ये वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देते हैं। तो इन सभी CH3 ने किसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया, इस कार्बन को। देखिए बेटा ध्यान से, ये CH3 है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CH3 भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CH3 भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कुल मिला के बेटा इस कार्बन को कितने CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 CH3 दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंडरी को देखिए। सेकेंडरी में कार्बन को कितने CH3 दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 2 दे रहे हैं, एक तो ये और एक आपका ये। आ रहा है समझ में। प्राइमरी में देखो एक ही R ग्रुप है तो बस वो ही इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये लास्ट है मिथाइल, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं। ऐसा ही है ना बेटा, बोलो। तो अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, बेटा यहाँ पर 3 CH3 इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं। आपको पता है जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये तीनों CH3 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, इस बीच वाले कार्बन को दे रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बीच वाला कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बेटा जो ये बीच वाला कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसको 3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप ये सोचो अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। NU नेगेटिव का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अब तुम ये देखो बेटा इस कार्बन पे तो पहले ही नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इस कार्बन को तो 3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं, तो इस कार्बन पे तो पहले ही बहुत ज्यादा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजिली पॉसिबल होगा, नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और यहाँ कार्बन पे पहले ही नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। कार्बन पे पहले पॉजिटिव था लेकिन 3 R ग्रुप जुड़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कार्बन एटम पे,
तो अब आप बताओ क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजिली पॉसिबल है? नहीं है। इधर देखो बेटा, यहाँ कार्बन को 2 ही CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो अगर मैं टर्शरी और सेकेंडरी को कंपेयर करती हूँ तो टर्शरी और सेकेंडरी में से किसके कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है? सेकेंडरी पर फिर भी कम है, क्योंकि यहाँ 2 ही R इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। प्राइमरी की बात करूं तो इसमें एक ही R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर मैं इसकी करूं तो इसमें तो कार्बन पे एक भी R ग्रुप है ही नहीं, तो इस कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि यहाँ कार्बन पे एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच नहीं है। आपको ये बात समझ में आई बेटा? यहाँ कार्बन एटम पे एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना सबसे आसान होगा। सबसे आसान क्यों होगा भाई? न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? अटैक करके वो करवाता क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो देता है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे आसान होगा अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को देना। क्यों आसान होगा बेटा? क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। लेकिन टर्शरी के केस में क्या था, जो ये बीच वाला कार्बन है इसके तीनों साइड ही R ग्रुप लगे हुए थे, तो बीच वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि ये सारे इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करके देने लग रहे हैं, तो बीच वाले कार्बन पे पहले ही बहुत सारे नेगेटिव चार्ज बढ़ गए थे। तो अब यहाँ पर इजिली न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात समझ में आई? तो इन सब में से मोस्ट रिएक्टिव आपका जो हैलाइड होगा वो कौन सा होगा बताइए आप? इंडक्टिव इफेक्ट को अगर अप्लाई हम करते हैं तो इन सारों में सबसे रिएक्टिव हैलाइड, इन सभी में बेटा सबसे रिएक्टिव हैलाइड कौन सा होगा? मिथाइल होगा। कौन सा होगा? मिथाइल। मिथाइल से कम आपका होगा प्राइमरी, प्राइमरी से कम होगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी से कम होगा टर्शियरी। ठीक है बेटा, इन चारों में आपका मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? मिथाइल। मिथाइल से कम आपका होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, एंड देन आपका होगा टर्शियरी। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट से ये समझ में आ गया कि हम कैसे एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को पता करते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना आप कर लेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे देखिए। अभी तो बेटा मैंने यहाँ पे एक ही फैक्टर करवाया है इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट का। अभी यहाँ पर एक फैक्टर और आएगा, वो क्या होगा वो देखिए आप। इसको रब कर दो बेटा, ये आपने कर लिया होगा। तो अब इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड फैक्टर रिएक्टिविटी के केस में यहाँ पर आपका अप्लाई होता है स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट, ठीक है। अब बेटा इस स्टीरिक इफेक्ट में क्या है वो आप देखिए। बस आपको एक बात याद रखनी है, ग्रेटर द स्टीरिक हिंड्रेंस, greater the steric hindrance, lesser will be its reactivity। बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होती है रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी उतनी ही रिएक्टिविटी आपकी कम होगी। अब आप इस बात को समझे, इसका मतलब क्या है यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट का। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे। आप स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्बन एटम का बड़े बड़े ग्रुप से घिरा होना, किसी भी कार्बन एटम का बड़े बड़े ग्रुप से घिरा होना, उसी को हम बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। तो आप ये देखिए बेटा, इस कार्बन पे Cl है। अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देख पा रहे हो तो इस कार्बन के तीनों ही साइड क्या लगा हुआ है? CH3। इस कार्बन के बेटा तीनों ही साइड क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कार्बन के पास तीनों साइड ही CH3 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ये बीच वाला कार्बन है ये हर तरफ से बड़े बड़े ग्रुप से घिरा हुआ है। इधर देखो, कार्बन के पास एक Cl है, एक H है और 2 CH3 है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ कम से कम एक जगह तो H आया, वहां तो तीनों ही जगह क्या थे? CH3। तो आप बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन सा घिरा हुआ है बड़े ग्रुप से? टर्शरी। टर्शरी से कम कौन घिरा हुआ है? सेकेंडरी। अब नेक्स्ट अगर आप बात करते हो प्राइमरी की, तो प्राइमरी में तो क्या है बेटा?
जिस सी पे Cl है वहां पे एक ही CH3 है, तो इस पर और भी कम स्टीरिक हिंड्रेंस है। और लास्ट आपका है मिथाइल। मिथाइल में तो क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है, क्योंकि इस कार्बन पे तीनों ही H है। ठीक है, तो जितना कोई एटम बड़े बड़े ग्रुप से घिरा होगा उतना ही उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। आप इसको यहाँ देख के समझे बेटा, ये जो बीच वाला कार्बन है ये पहले ही हर तरफ से बड़े बड़े ग्रुप से घिरा हुआ है। 3 साइड इसके CH3 लग रहे हैं, एक साइड इसके Cl लग रहे हैं। तो क्या अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर पाना पॉसिबल है इस बीच वाले कार्बन पे? नहीं है, क्योंकि कार्बन तो पहले ही बुरी तरह से घिरा हुआ है, स्टेरिकली हिंडर्ड है पूरा। तो यहाँ पर इजिली न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, यहाँ पर इजिली आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो फाइनली मैं लिख सकती हूँ कि SN2 मैकेनिज्म में, SN2 मैकेनिज्म में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलाइड होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलाइड होता है बेटा? मिथाइल, Me। मिथाइल से कम होता है प्राइमरी, प्राइमरी से कम होता है सेकेंडरी, और सबसे कम होता है टर्शियरी। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ SN2 मैकेनिज्म का। इन पे बेटा आगे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो करवाऊंगी कैसे आएंगे। तो आपको SN2 मैकेनिज्म समझ में आ गया? कर लेंगे इसको। अगर आपको SN2 मैकेनिज्म समझ में आया है बेटा तो अपना थंब इंप्रेशन शो करो, सारे हमें समझ में आ गया टॉपिक SN2 मैकेनिज्म। शाबाश पूजा, भूवी। बाकी बच्चे क्या सो गए बेटा आप लोग? कभी ये तो नहीं है लिंक ओपन करके गायब हो गए हो? अपने वीडियो ऑन करो सारे। ये विकास, विकास को समझ में आ गया? अपने वीडियोज ऑन करें बेटा सभी, ताकि मुझे दिखता तो रहे आप लोग क्या पढ़ रहे हो। तमन्ना, अक्षय, मोनिका, ओके बेटा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे हो ना बेटा? अब नोट डाउन कर लेना, मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी आपके लिए अलग से अब। चलिए अब इसके बाद बेटा ये बच्चा कौन है? इनोसेंट मुंडा कुछ लिखा हुआ है, ये तो कोई तरीका गलत है, ये मंजीत होगा शायद ये। बेटा कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना आप लोग बाद में व्हाट्सएप पे या कॉल करके। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, तो आपका वन का मतलब पता है ना बेटा? क्या? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 का मतलब क्या होगा बेटा? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको ना SN2 से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। SN2 आपका था बाइमोलिक्यूलर, मतलब वहां पे आपका रेट डिपेंड कर रहा था दो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे। लेकिन जो SN1 है ये कैसा है? यूनिमोलिक्यूलर है। तो मतलब क्या होगा यूनिमोलिक्यूलर का? यूनि मीन्स वन मोलिक्यूल। इसका मतलब बेटा ये है, मान लो हमने कोई भी रिएक्शन लिखी, मान लो ये हमने लिखा एक हैलाइड हमने लिया, ठीक है, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है। ये आपको पता है ये एल्काइल हैलाइड पोलर कंपाउंड है, कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। साथ में मैंने यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल लिया, तो मैंने OH नेगेटिव यहाँ पे क्या ले लिया? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इससे बेटा एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, पता है क्या बनेगा आगे। तो ये एक रिएक्शन है। ओके, तो अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट यहाँ पे लिखती हूँ तो रेट इज इक्वल टू के। ठीक है बेटा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मैंने ऐसा साइन किसका हटा दिया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। तो यहाँ पर जो बेटा रिएक्शन का रेट है दैट इज डिपेंड ओनली ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ RX। बस बेटा इतना ही है। अगर आपको SN2 मैकेनिज्म ध्यान हो तो मैंने वहां कहा था रेट आपका डिपेंड कर रहा है दोनों रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे, यही बताया था ना बेटा। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में क्या है, जो रिएक्शन का रेट है ना वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि SN1 मैकेनिज्म को यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं?
क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये बात यहाँ पे खुद भी लिख सकते हो ना, इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on concentration of only one reactant। इतना आप समझ गए बेटा? इसको SN1 मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनि मतलब क्या है यूनिमोलिकुलर का, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट कौन सा होगा? RX होगा, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। तो आपको पहला डिफरेंस समझ में आ गया SN2 का और SN1 का। ओके, चलिए अब इसका मैकेनिज्म हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है SN1 मैकेनिज्म की और कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो आगे देखिए बेटा ध्यान से। अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे SN1 मैकेनिज्म की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म, तो बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है SN1 मैकेनिज्म की, वो आप देखिए। सबसे पहले ये डबल स्टेप का मैकेनिज्म, इट इज डबल स्टेप मैकेनिज्म। पिछले जब टॉपिक से कंपेयर करो, SN2 आपका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था, ये आपका डबल स्टेप मैकेनिज्म है। बेटा दूसरा पॉइंट, वहां पर क्या बनी थी? ट्रांजिशन स्टेट। वहां पे क्या बनी थी? ट्रांजिशन स्टेट। पर बेटा यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। SN2 मैकेनिज्म में क्या बना था? ट्रांजिशन स्टेट। बट SN1 मैकेनिज्म में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? जब किसी कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा जब किसी कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो और 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जो न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको बेटा पिछला SN2 मैकेनिज्म ध्यान हो तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां से अटैक करता था? बैक साइड से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम बोथ साइड। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होगा बेटा? जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट अटैक भी करेगा और रियर अटैक भी करेगा। यहाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से भी करेगा और बैक साइड से भी करेगा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये डबल स्टेप का मैकेनिज्म है, बीच में बनता है कार्बोकैटायन और लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम बोथ साइड, फ्रंट अटैक से भी और रियर अटैक से भी। तो बेटा यहाँ दो स्टेप कैसे हुई? पहली स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और दूसरी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब बेटा इसकी रिएक्शन में करवाती हूँ, ध्यान से देखिए आप। तो मैंने एक हैलाइड लिया C, इस C पे लग रहे हैं 3 CH3 और एक यहाँ पे है C है। अब आपको पता है CH3 कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये तीनों CH3 किसको इलेक्ट्रॉन देंगे आप बताइए? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये कार्बन के पास बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस कार्बन के लिए बड़ा आसान होगा अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl के लिए देना। बेटा ध्यान से देखें, टाइम ओवर होने वाला है। जो कि कार्बन है इसके पास 3 CH3 है, तीनों CH3 इस बीच वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बीच वाले कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस कार्बन के लिए बड़ा आसान है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना? Cl को। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बना, ये सेंटर में आपका C था, इससे 3 आपके क्या जुड़े हुए हैं? CH3। और इस बीच वाले कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। प्लस में क्या बाहर निकल गया? Cl नेगेटिव। तो आप देखो बेटा, क्या ये कार्बोकैटायन बन गया ना? जिस C पे पॉजिटिव चार्ज इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ बेटा फर्स्ट स्टेप में किसकी फॉर्मेशन हुई?
कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। अब जितनी जल्दी पहली स्टेप पूरी होगी तब तो सेकंड स्टेप का नंबर आएगा। तो यहाँ जो रिएक्शन की स्पीड है, जो रिएक्शन का रेट है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि पहली स्टेप कितनी फास्ट होती है। अगर बेटा पहली स्टेप जल्दी पूरी होगी तो सेकंड स्टेप तो अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आया, मैंने ये टर्शरी हैलाइड लिया था क्योंकि टर्शरी हैलाइड ही सबसे जल्दी क्या बना पाता है, कार्बोकेटायन। तो सी के पास 3-3 आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो सी ने इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, Cn को, क्योंकि कार्बन पे पहले क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बाहर कौन चला गया, Cn नेगेटिव, और सी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 3 इस पे ये आर ग्रुप जुड़े